हमेशा की तरह आज फिर इस फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के स्पेशल ऑनलाइन क्लास में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग इन दो पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें एक है वाटर और दूसरा है डाइटरी फाइबर। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझ पाए कि वाटर और डाइटरी फाइबर जो है उसकी हमारे लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और वो क्या है। देखिए, ये 2 टॉपिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें हम लोग इसमें कवर करेंगे अभी, और जिसमें वाटर है और डाइटरी फाइबर है। अब जो सिलेबस आपका है वो कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो कंटेंट्स हैं केवल उनकी हेडिंग्स हैं। अब इसके आधार पे क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी सब हेडिंग्स क्या होंगी, इसके कंटेंट्स क्या होंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें ये कंप्लीट डेवलप करना पड़ता है, कंटेंट्स डेवलप करने पड़ते हैं, फिर उनसे पीपीटीज तैयार करते हैं और उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। इसके बाद में हम इनके नोट्स भी तैयार करेंगे, आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश में दोनों होंगे। और इसके साथ ही इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम कल हम आप लोगों को उसकी लॉगिन आईडीज दे देंगे, है ना। तो आप लोग थोड़े से एक्टिव रहेंगे तो इन 10-15 दिनों में ही आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी और इस पेपर को सक्सेसफुली आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये केवल पेपर कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो और आपको उसे करना चाहिए। सीधा हम चलते हैं प्रेजेंटेशंस में। तो ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इसमें जितनी भी चीजें हैं, चाहे बायो के स्टूडेंट जरूर हैं आप, लेकिन जो चीजें इस सब्जेक्ट में और इसमें पढ़ेंगे वो आपके एज ए बायो स्टूडेंट भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैनेजमेंट एंड आईटी फील्ड में आया, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को समझता हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए, स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसमें आप थोड़ा-सा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो बॉडी का कंपोज़िशन है, उसमें पानी की जो परसेंटेज है वो क्या है? पानी क्या है? ये तो आप लोग जानते ही हैं। H2O, D2O वगैरह के बारे में हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विज्ञान भी एक बड़ी विचित्र चीज़ है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि विज्ञान क्या करती है, हर चीज़ को तोड़ के देखती है। और धर्म क्या करता है, हर चीज को जोड़ के देखता है। तो ये नेचर का नियम है। तो विज्ञान काट पीट करके उसने ये जान लिया कि हमारे ब्रेन में 75% वाटर है, ब्लड में 83% वाटर है, और हार्ट में 79, बोन्स में 22, मसल्स में 75, लीवर में 85 और किडनीज में 83। लेकिन आप भी सभी लोग, काफी सारे स्टूडेंट आप में से साइंस के होंगे, आप में से कोई ये बता पाएगा कि क्या दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम मिला दें तो क्या पानी बन जाएगा? कोई बताएगा? इसका आंसर देगा कोई? कोई बताएगा भाई? नहीं बनेगा, आशुतोष कह रहे हैं। और एब्सोल्युटली राइट बात है कि अगर एक H2O में दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर मिला दिया जाए और पानी बन जाए तो दुनिया में पानी कहीं कमी ना हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है। तो ये साइंस है जो काट के देखती है, लेकिन धर्म जो है वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों के मिक्सचर को लेके चलेंगे। अब ये जो वाटर का रेशियो है, ये जब भी डिसबैलेंस होता है वहीं पे प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाती है। ठीक। अब पानी देखने में साफ आपको लग रहा है, जरूरी नहीं वो अच्छा हो। उसमें जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो हैं सही कि नहीं है, उसमें जिन न्यूट्रिएंट्स की जितनी मात्रा होनी चाहिए वो कम ज्यादा तो नहीं है। जैसे फ्लोराइड बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, या इसमें और चीजें बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ चीजें घट गई तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज परसेंटेज एंड रेंजेस ऑफ वाटर इन द बॉडी अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड एज। बर्थ टू 6 मंथ्स, जब बच्चा पैदा होता है उसका 6 महीने तक होता है,
तो उसकी बॉडी में एवरेज 64% मिनिमम से लेके 84% तक वाटर होता है, और एवरेज 74%, एक एवरेज म्यूचुअल एवरेज जो निकालते हैं वो। जैसे ही बच्चा बढ़ता है और बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जाता है, उसका पानी का रेशियो बॉडी में कम होता जाता है, और वुमेन्स में ज्यादा होता है, वो कम होता है पानी। मेंस में ज्यादा होता है क्योंकि वुमेन्स में फैट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और फैट जो है वो कम से कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इंटरेस्ट के तौर पे ही पढ़ लेंगे। और अगर ऐसे फिर क्वेश्चंस आते हैं कोई कि वुमेन्स में पानी का रेशियो कम क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि उनमें फैट का रेशियो ज्यादा होता है, इस वजह से। सबसे ज्यादा किस में पानी होता है, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं 6 महीने तक के, उनमें। उसके बाद देखिए 6 मंथ से 1 ईयर में आए, एवरेज 14% लेस हो गया पानी। अब उसकी हड्डियां बढ़ने लगेंगी, उसका लीवर, किडनी और तमाम चीजें बढ़ने लगेंगी जिनमें पानी बहुत कम होता है। इवन आपके जो दांत है ना, दांत की हड्डियों तक में 10% पानी होता है, और हड्डियों में भी काफी पानी होता है, आगे आप देखेंगे। तो ये फिर रेंज हमारी रह जाती है 57 से 64% के बीच में। फिर हम 1 से 12 साल में आते हैं, तो 60% रहता है। रेंज लगभग वही, थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए 12 से 18 साल में जब चलते हैं तो एवरेज 59, और फीमेल्स में आप देखेंगे तो ये 63 है। अब ये कम ज्यादा का रेशियो यहाँ पे देखना आपको शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप आए 19 से 50 में, तो 59%, और रेंज 43 से 73, और वुमेन्स में 41 से 60, और 51 प्लस हुए तो 47 से 67, और एवरेज 47%, और 39 से 57 रेंज हो जाती है। अब क्या होता है बुढ़ापे में, आपने देखा हुआ शरीर अकड़ने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रह जाती, और जो मतलब मस्कुलरिटी होती है वो भी नहीं रह जाती, और ये सब वजह जो हैं, इन्हीं वजहों से बुढ़ापा हमारे अंदर आने लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने लायक फिर से। ये हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें आपको मालूम है ब्रेन बहुत छोटा सा होता है, मालूम है? सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है बॉडी में, मालूम है? कोई बताएगा? कोई बताइए, सबसे बड़ी ब्रेन कौन सी है? नहीं पता है? सब पिट्यूटरी सबसे छोटी होती है अपनी, और ये लीवर। लीवर सबसे बड़ा होता है, यस। तो ये जो है हमारा ब्रेन, वो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए सबसे ज्यादा पानी इसी में होता है, 80 to 80%, और किडनीज में। और एनर्जी हमारी बॉडी की जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा ब्रेन खाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन कंज्यूम करता है, जबकि ब्रेन सबसे छोटा होता है। और आप जानते हैं ब्रेन में जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं ना 24 घंटे, आप अभी बैठे हैं लेकिन 200 विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे अभी भी। तो सारी एनर्जी उसमें जाती है। आप बैठे हैं, अगर बाई चांस साइंस ने किसी तरीके से ऐसी मशीन बना ली जो संभव है कि आपके दिमाग को पढ़ के आपके विचारों को व्यक्त वो कर पाए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो सोचिए इस दुनिया का क्या होगा, है ना? आपकी जो पोल है, वो ढोल कुछ दिखाई देगा, पोल कुछ दिखाई देगी। और फिलहाल चलिए मैं टॉपिक तक रहता हूँ, नहीं तो मैं कुछ और भी यहाँ पे कहना चाह रहा था आप लोगों को। फिलहाल देखिए, किडनीज, हार्ट, लंग्स, मसल्स, लीवर, स्किन, ब्लड, और बोन्स। बोन्स में भी 20 से 25% तक वाटर होता है ना? टीथ में भी 8 से 10% तक वाटर होता है। तो पानी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल इमोजीज फ्रॉम यू ऑल, और इससे हमें लगता है कि डेफिनेटली आप एक्टिव हैं सभी, और केवल बैठ के मोबाइल में सुनते ही नहीं है, और आप इंटरेस्ट से उसे समझते भी हैं। तो देखिए मैं अब बताऊं आपको, पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है ना? उसमें सबसे बड़ा पार्ट आपकी पृथ्वी पे भी अगर प्लेनेट पे लें, तो 75% वाटर है हमारी पृथ्वी पे, 25% में पृथ्वी है, और 25%
यही कंपोजिशन लगभग हम लोगों के बॉडी की जाती है। तो हम लोग सीधा सा अपने यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल बाबा को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और गूगल अगर कहेगा ये ठीक है तो आप भी कहेंगे ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा शरीर सीधा सा उसका संबंध होता है किससे? हमारे ब्रह्मांड से। और ब्रह्मांड इतना बड़ा है जहाँ पृथ्वी एक राई के दाने से भी छोटी है। साइज पूरा मिला के इसका जो, जिसमें इतनी पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसमें 6.5 अरब लोग हैं। और इस पे सूर्य का कितना बड़ा प्रभाव होता है आप समझिए। सूर्य और चंद्रमा की वजह से समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। पानी इतना विचित्र तरीके से करता है। तो हमारा शरीर में भी जो पानी है 85%, ये भी उनसे प्रभावित होता है। और एक रिसर्च की गई बहुत बड़ी, एक साइंटिस्ट है, शायद उसका नाम है जिरोविंस्की, यहाँ का, रसिया का। उसने एक रिसर्च की बहुत विचित्र। और उसने रिसर्च ये करी कि जो सूर्य है, सूर्य की सतह पर अक्सर बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं। और इन विस्फोटों में कई तो बड़े भयंकर होते हैं। और लगभग हर 11 साल में कोई ना कोई बड़ा विस्फोट होता है। और जब बड़ा विस्फोट होता है तो उसकी एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। और वो एनर्जी आप जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी का अगर कोई भी अस्तित्व है, पृथ्वी पर अगर जीवन है तो सूर्य की वजह से है। अगर सूर्य ना हो तो ये पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए एनर्जी का पूरा जो इकोसिस्टम है वो सूर्य पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पे वही रिसर्च उसकी ये कहती है कि 11 साल में जब विस्फोट होता है, वहाँ एनर्जी का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। और उस एनर्जी की फ्लो की वजह से आदमी भी जो है, आदमी को आप इस तरीके से मान लीजिए, जैसे पृथ्वी है इतनी बड़ी, अब पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। अगर गर्मी का सीजन होता है तो हमें गर्मी लगती है। हम कितना छोटा सा पार्ट है, 6.5 अरब में से एक हैं। और हमारी बॉडी में 6.5 अरब से भी ज्यादा सेल्स हैं। तो हमारी एक सेल में भी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो पूरे शरीर पे दिखती है, और पूरे शरीर में अगर कुछ भी होता है तो एक सेल तक प्रभावित होती है। तो ब्रह्मांड में अगर कुछ भी होता है तो वो हमारी, हम एक सेल मान लें ब्रह्मांड की, तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। तो उसने ये बताया कि 11 साल में लगभग सूर्य में ऐसा कोई विस्फोट जरूर होता है। और जब ऐसा विस्फोट होता है तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। और वो आदमी की मन में, तन में, शरीर में, सब में असर डालता है। और हर 11 साल में कोई ना कोई बड़ी बीमारी या युद्ध या कोई ना कोई ऐसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज खड़ी होती हैं, है ना। उसका ये निष्कर्ष था। तो इसका एक एग्जाम्पल फिर मैं बताऊं आपको। और फिर क्या हुआ कि इसको और प्रूव करने के लिए और बहुत सारी रिसर्च हुई। तो एक रिसर्च में एक चीज और निकल के आई कि जो ब्लड होता है हम लोगों के अंदर, उस ब्लड में जो उसकी कंसंट्रेशन होता है, तो मेल्स का जो ब्लड है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और महिलाओं का ब्लड जो है वो थोड़ा सा पतला होता है। और खास करके जो मेंस्ट्रुएशंस के डेज होते हैं वुमेन्स के, उन दिनों में उनका ब्लड और पतला हो जाता है। तो आश्चर्यजनक रूप से उस रिसर्च में एक चीज और निकल के आई कि लगभग हर 11 साल के अंतराल में कुछ समय ऐसा आता है जिस समय आदमी का भी ब्लड पतला हो जाता है। और वो जिस समय, जैसा वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, उस पीरियड में जो ब्लड का पतलापन होता है वो ही आदमी में भी होता है। वैसे आदमी में ब्लड में नहीं ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों है? तो इस पे इतने प्रयोग किए गए कि फिर ये भी पता लगाने की कोशिश करी गई कि हम लोगों का जो नेचर है, क्या उस पे भी इन ग्रहों का असर पड़ता है। तो ये पता करने में आया है, जिस पे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, कि जो ज्योतिष शास्त्र था, जो हमारी मूल साइंस थी आदिकाल में, ज्योतिष शास्त्र है, हस्तरेखा है, और नक्षत्र विज्ञान है, ये थे। तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा तमाम बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि आप जब पृथ्वी पर आए थे, उस समय जो ग्रह थे उनका जो मूवमेंट है,
आपका सारी एनर्जी और आपके सारे प्राण उन मूवमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम आपकी ज्योतिष विज्ञान से इन स्थितियों को जान लें, तो आने वाले समय में भी आप क्यों कब बीमार होंगे, कैसे बीमार होंगे, कितने बीमार होंगे, ये तक कहा जा सकता है। दूसरा मैं टॉपिक से हट के थोड़ी-सी और बात कर रहा हूँ। चाइना में काफ़ी समय पहले एक प्रैक्टिस होती थी, वहाँ के वैद्य क्या करते थे, लोगों को जो इलाज करते थे, वो कैसे करते थे मालूम है? बीमार होने पे इलाज नहीं करते थे वो। वो ये कहते थे कि अगर आदमी बीमार पड़ गया, तो वो वैद्य उन्हें हर्जाना देते थे और वो बीमार होंगे नहीं, इसे वो सुनिश्चित करते थे। ये कैसे होता था भाई? हमारे यहाँ तो ये कहते हैं जब बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे उल्टा था कि बीमार हुए तो वो वैद्य जुर्माना देगा, बीमार हो गए अगर आप। तो बीमार आप होंगे ही नहीं, इसे वो कैसे सुनिश्चित करते थे मालूम है? शरीर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, वहाँ पे जो सिस्टम चाइना में डेवलप हुआ वहीं से हुआ है। तो उन पॉइंटों से पता कर लेते हैं वो कि आपके अंदर ये बीमारी अभी पैदा होने वाली है। और ये पता करके उस बीमारी को आने से पहले ही उसका इलाज वो चालू कर देते थे। तो वो बीमारी पूरी तरीके से आपको डोमिनेट कर पाए, आपकी बॉडी को पूरे कब्जे में ले पाए, इससे पहले ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता था और आप बीमार नहीं होते थे। और आपको मैं बता दूं, आप सब यंग हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके और आपको पढ़ा के कि वैक्सीन सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई मालूम आपको? ये जो वैक्सीन आजकल लगाई जाती है सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई? कोई अगर बता सकता है तो। इंडिया। अ, अनुष्का सिकरवार का कहना है कि ज्योतिष में ना हो ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा संभव सब कुछ हो सकता है। हम लोग केवल उन्हीं बातों को करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन बातों के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते जिन्हें जानते नहीं है। और साइंस इसी को कहते हैं कि जिस बात को रिपीटेटिव तरीके से प्रूव किया जा सके वही साइंस है। अदरवाइज जो चीज प्रूव ना हो सके वो साइंस नहीं है। तो साइंस बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे फेल हुई है। अभी किसी ने बताया कि इंडिया, अब आप इसलिए भी बताएंगे कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो इंडिया से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं बात ही इंडिया की करूंगा। लेकिन इंडिया में कैसे और कब ये मालूम है? देखिए ऐसा हुआ, एक डॉक्टर जॉनसन थे, वो हिंदुस्तान आए और वो कालीकट जो समुद्री एरिया पड़ता है वहाँ पानी वाली नाव से आए। वहाँ के जंगलों में जब वो गए तो एक आश्रम में उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे संत हैं और उनके चेले चपाड़े और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। एक बंदा क्या कर रहा है, एक निडल जैसी उसने दी हुई है और एक कटोरी जैसी है, उसमें उस नीडल को लगाता है और चुभो देता है पेन टाइप की हाथ में। तो उसने, वो भी डॉक्टर था, तो उसने ये जानना चाहा ये क्या हो रहा है भाई। तो पता लगा कि वो जो है एक कोई नई बीमारी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं तो विदेशों से कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं, उनसे नई बीमारियां यहाँ पे आके फैल जाती है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा तो ये क्या कर रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि वो बीमारी इनके शरीर में प्रवेश करे उससे पहले ही हम उस बीमारी के बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करा देते हैं, जिससे हमारा शरीर उन एंटीजेंस और पैथोजेंस को जान सके और एंटीबॉडीज को अपने अंदर डेवलप कर सके, जिससे वो बीमारी के बैक्टीरिया जब आदमी पर अटैक करें तो आदमी के अंदर पहले से ही वो सेना तैयार हो जो उससे लड़ सके। तो डॉक्टर जॉनसन को लगा ये तो बड़ा विचित्र और नया कंसेप्ट है। तो बस यहीं से वो कंसेप्ट चोरी होकर विदेशों में चला गया और वापसी में प्लाजो बन के हिंदुस्तान में वापस आ गया, है ना। और था क्या कि वही था, चेचक जो थी उसमें पस निकलता था, तो उस पस को उससे पिन से शरीर में बॉडी में डाल दिया जाता था और वो बैक्टीरिया एंटी कर जाते थे। तो हमारी कल्चर और हमारा सिस्टम बड़ा इनरिच्ड रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली विदेशी चीजें फिर वो पैक्ड फूड के रूप में, सप्लीमेंट्स के रूप में, ड्राई पाउडर्स के रूप में हिंदुस्तान आ रही हैं और उन्हें आप खा रहे हैं। और जो 100% आपके लिए अवेलेबल हैं उन्हें आप ले नहीं रहे हैं। मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस। देखिए, वाटर के सोर्सेज क्या क्या है हमारी बॉडी के लिए। वैसे आप इंटरनेट पर अगर सोर्सेज ऑफ वाटर ढूंढेंगे तो नदी, झरने, नाले, पोखर और हैंडपंप, ट्यूबवेल्स और वो सब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर इन रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, एक तो है इंटेस्टाइन्स में जो कुछ हम खाते हैं उसमें पानी होता है।
और वो पानी एब्जॉर्ब होके बॉडी में जाता है। किडनीज में जो भी हमारा पानी है किडनी में जाता है, किडनी उसको रीअब्जॉर्ब करती है काफी कुछ वाटर को और वापस ले जाती है, बाकी के ज्यादा जो वेस्ट होता है वो एलिमिनेट कर देती है। ब्लैडर्स के थ्रू हमारा जो एलिमिनेट होता है वाटर, और रिहाइड्रेशन जो कुछ हम पीते हैं खाते हैं उस सब के द्वारा हमें मिलता है। एक्सटर्नली जब हमारी बॉडी आंतें जो हैं वो इतना ज्यादा इरिटेट होने लगती हैं कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उस समय हमें फिर इंजेक्शंस और तमाम फॉर्म में पानी को रिहाइड्रेट होने के लिए देना पड़ता है। राइट। तो यहाँ से सोर्सेज ऑफ वाटर में बेवरेजेज हैं, आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, या फ्रूट्स खाते हैं, या कोई भी फूड लेते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हैं या कोकोनट है, या कुछ भी आप लेते हैं उनसे मिलता है। सूप्स लेते हैं, कई ब्रॉथ्स वगैरह अवेलेबल हैं वो लेते हैं, तो इनसे सभी समय पानी मिलता है। फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है देखिए। फंक्शंस ऑफ वाटर में एक तो हाइड्रेशन है। वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और जितना पानी हमें जहाँ चाहिए उसमें अगर थोड़ी सी भी मात्रा कम होगी तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और सबसे पहले तो आपको चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी भी छा जाएगी, आप गिर पड़ेंगे, दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा। और देखिए, वहां पे आपने पढ़ा था 80 से 85% तक जो ब्रेन है वो वाटर का बना होता है, यहाँ पे लिखा 90% तक। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इनटू सेल्स। पानी क्या करता है? ब्लड का भी जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी है, जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारी सेल्स ट्रांसपोर्ट होके जाता है। मॉइस्चर द एयर इन आवर लंग्स हेल्प्स विद आवर मेटाबॉलिज्म। हमारे फेफड़े हैं, अगर इनमें पानी की कमी हो तो हमारी जो एयर जाती है अ, उसके उसमें जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एयर में भी पानी होता है, तो हमारे लंग्स उससे भी ले लेते हैं। मसल्स कंसिस्ट ऑफ 73% वाटर और बोन्स 25%। वाटर प्रोटेक्ट्स मॉइस्चर सब जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं इनमें भी लुब्रिकेंट्स के रूप में वाटर का तमाम तरीके से यूज होता है। ब्लड कंसिस्ट 83% ऑफ वाटर। सिस्टमेटिक क्या है? डिटॉक्सिस द बॉडी। बॉडी के जो तमाम टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकालने में सहायक होता है। वाटर हेल्प रेगुलेट हमारे जो ब्लड है और टेम्परेचर है, जिससे होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको मेंटेन करने में सहायक होता है। हमारे जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स तमाम न्यूट्रिएंट्स को बिना वाटर के एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और बहुत सारे देखो जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो दो तरीके के आपने इससे पहले पढ़े थे, एक फैटी फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल, तो वो इसके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है हेल्प प्रोटेक्ट्स अवर ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स को सबसे बचाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गर्मियों में जिस समय गर्मी बहुत होती है, हमारा शरीर पानी को छोड़ता है, ऊपरी सतह पे भी पसीना आने लगता है, इवेपोरेट होता है, इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में क्या होता है कि अगर थोड़ी सी कम है तो आपकी प्यास ज्यादा बढ़ जाएगी, ड्राई हो जाएगा, और आपका यूरिन थोड़ा सा डार्क येलो हो जाएगा। और अगर मिडिल लेवल की कमी है तो थकान ज्यादा होगी, चक्कर आने लगेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और इसके साथ में ही आपकी आंखें जो है ना वो भी गड्ढे जैसे दिखाई देने लगेंगी, और उनमें भी सूखापन जैसा होने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर आपको शॉक भी लग सकता है, वेरी डार्क यूनिट यूरिन होगा, और स्किन भी आपकी डार्क हो जाएगी। और इसके साथ ही क्रोनिक अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो मौत भी हो सकती है ना। आगे बढ़ता हूँ। अब डाइटरी फाइबर, यहाँ पे पानी आपका जो है वो खत्म होता है, यहाँ से अब आपका डाइटरी फाइबर स्टार्ट होता है। शायद आप में से कितने स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से बताना, जो इस बारे में अवेयर हैं कि हमारे फूड में हमें फाइबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फाइबर की हमें जरूरत है, या फाइबर क्या होता है। कोई ऐसे हैं जो इसके बारे में अवेयर हो? जबकि फाइबर आपकी डाइट का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फाइबर अगर आपकी डाइट में नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। और फिर फाइबर दो तरीके का है, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में सोल्यूट हो जाता है, और इसमें इनसॉल्युबल में क्या होता है, जैसे हमारे जो पेड़ पौधों से जो हमें डायरेक्ट चीजें मिलती हैं
उन्हें जब हम खाते हैं तो वो एक्सीरेट हो जाती हैं। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सॉल्यूट नहीं होती हैं, है ना? तो डाइटरी फाइबर इज़ फाउंड इन होल ग्रेन, सीरियल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारा जो कोई भी ग्रेन्स हैं, कंप्लीट ग्रेन्स, है ना? उनमें ये नहीं छिलके वगैरह निकले हुए हों। ऐसे में इनमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इनमें सब में मिलता है। और ये जो है इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, which pass relatively unchanged through our stomach and intestines. Fiber is mainly a carbohydrate. तो फाइबर क्या है कि एक कार्बोहाइड्रेट है और ये खुद पचता नहीं है, लेकिन भोजन को पचाने में सहायक होता है। और फाइबर के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और अगर हमारे पेट में फाइबर की मात्रा बढ़े ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो जाए तो ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देता है। और कई लोगों में जो फाइबर नहीं लेते हैं, उनके पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा खड़ी होने लगती हैं और साथ में कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है और इससे पाइल्स तक की दिक्कत हो जाती है। आगे आप पढ़ेंगे इसे, देखिए। ड्रिंक एट लीस्ट 48 ounce ऑफ वाटर एवरी डे इफ यू आर इंक्रीजिंग योर फाइबर इनटेक। तो आपको क्या करना है? 48 ounces। अब ऑunces क्या होते हैं? आप नहीं जानते। आप तो जानते हो क्या? गिलास और लीटर। तो लीटर में आपको बता दूं, 2.5 से 3 लीटर के लगभग पानी आपको रोज पीना चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं फाइबर की, तो पानी आपको और बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज पेट में खुश्की खड़ी होगी और दिक्कत आपके लिए बनेगी। और डाइटरी फाइबर जब आप लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपका जो स्टूल बनता है, जिसे फैसेट्स भी कहते हैं, मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने जाते हैं, तो अगर आपको पतला बन रहा है, तो ये क्या करता है, डाइटरी फाइबर्स उसको टाइट कर देता है और आपकी जो गट्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उन्हें पूरी तरीके से साफ करने में फाइबर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए जब आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उससे फाइबर वाली चीज़ें आपको लेनी चाहिए। उससे सॉलिड होगा और आपका पेट बेहतर रहेगा। लेकिन उसमें पानी की मात्रा को भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो डाइटरी फाइबर देखिए क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एडिंग डाइजेशन, डाइजेशन में सहायक होता है। ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। देखो, जब आपके फूड में ये फाइबर होता है, उस समय क्या होता है कि फूड जल्दी नहीं पचता है। अगर फूड बहुत जल्दी पचेगा, तो आपका ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाएगी और वो हाई ग्लूकोज की मात्रा होते ही आपके ग्लूकोज के लेवल को वो एकदम सूट करेगा, मतलब बढ़ा देगा। तो आपको जो मरीज हैं उसके क्या कहते हैं ये डायबिटीज के, उनके लिए दिक्कत होगी। तो डायबिटीज के कंट्रोल करने के लिए भी ये जो फाइबर्स हैं, उनका काफी रोल होता है। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक VLDL और एक LDL। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे लिए खतरनाक होता है, हार्ट को प्रॉब्लम पहुंचाता है। उसको ये मैनेज करते हैं फाइबर्स, हेल्पिंग विद वेट लॉस। इनसे वेट लॉस भी होता है। तो इतने सारे फायदे हैं इसके। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्युबल फाइबर। अब जरा इस पे नजर रखना आप लोग, ये जो बीच में दिख रहा है ना, क्या कहते हैं इसे? केला। केला और ये ब्रोकली। ये ब्रोकली मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि इस समय काफी सस्ते हैं। इनका आप सेवन करें। और नट्स में आप मूंगफली का सेवन करें और तमाम सारी चीजें हैं। तो इनमें सब में फाइबर भी काफी है, जिससे आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। फाइबर है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और तमाम तरीके की चीजें जो रेयर, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स, वो सब कुछ केले में और इन चीजों में है। इसके साथ में ये क्या करता है कि डाइजेशन के रेट को स्लो कर देता है। और सॉल्युबल फाइबर्स में कई तरीके की चीजें आती हैं, जिनमें से यहाँ पे आप देख रहे हैं पेक्टिन्स, गम्स एंड म्यूसिलेज विच आर फाउंड मेनली इन प्लांट सेल्स। तो जो प्लांट सेल्स में मिलते हैं, वो ये फाइबर इतनी फॉर्म्स में होता है। ये फाइबर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को
स्टिमुलेट करता है, मैनेज करता है, लेकिन खुद डाइजेस्ट नहीं होता। वन ऑफ इट्स मेजर रोल इज टू लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इट कैन आल्सो हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन। तो एलडीएल को कम करता है और कॉन्स्टिपेशन जो है उसको दूर करता है। गुड सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट, ब्रेन, वाले, सीड हस्क, ब्लैक सीड, एंसाइलम। देखो, अगर किसी का एलडीएल गड़बड़ हो, है ना, और इससे धीरे धीरे फिर क्या होता है, हमारी आर्टरीज में ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, और कई बार आर्टरीज हमारी चौक हो जाती हैं, तब फिर हमें स्टंट डलवाने पड़ते हैं, और कई बार चौकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एलडीएल ज्यादा शरीर में बनने लगता है। उस समय आप फ्लैक्स सीड, ये जो जिसको बोलते हैं अलसी, अलसी के दाने आप ले लें, बहुत सस्ते आते हैं। इन्हें थोड़ा सा तल लें हल्का सा नमक डाल के, और इन्हें आप खाएं। अगर आपके बॉडी में एलडीएल बन रहा है तो सबसे बेहतर मेडिसिन है। अननेसेसरी दुनिया भर के मेडिसिन के चक्कर में आप कतई मत पड़िए। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अ, इन्हें लिपिड्स भी कहते हैं, है ना। अभी आप पूछ रहे हैं एलडीएल क्या है, तो लो डेंसिटी लिपिड्स कहते हैं। तो अब लिपिड्स क्या है, तो लिपिड्स फैट से बनते हैं, आपको मालूम है, फैट जब ब्रेक होता है ना। तो अलसी आप सर्च करिएगा, छोटे से दाने टाइप के होते हैं, जैसे 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 मूंग की दाल होती है उससे छोटे दाने होते हैं इसके, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। जैसे आप खाना खाने के बाद में सौंफ वगैरह लेते हैं, या और चीजें लेते हैं, उसी तरीके से आप ले सकते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं आपको, सौंफ क्यों लेते हैं। सौंफ बहुत अच्छी चीज है, ये इंडियन प्रैक्टिस वाली चीजें थी जो हम सौंफ लेते थे खाना खाने के बाद में। अब सौंफ को भी प्रोसेस कर दिया गया है, वो पता लगता है पैकेट में बंद होके, और उस पर शुगर वगैरह ऑलरेडी लगी हुई आती है, होटलों में मिलती है। हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है और हम मूल चीजों को खोते जा रहे हैं पीछे। प्योर सौंफ वगैरह आप खाएं तो बहुत ज्यादा ये काम करती है। और आपको पता है, अगर किसी को दिमागी टेंशन ज्यादा रहता रहता हो, है ना, तो मेंटली डिस्टरबेंस हो, या आपको डिप्रेशन ज्यादा हो, तो इलायची उसके लिए बहुत सुंदर इलाज है। इलायची को आप क्या करिए, इलायची का पाउडर ले लीजिए अगर मिल जाए तो। जब भी आप चाय कॉफी न लें, दूध लें, उसमें थोड़ी सी इलायची डालें, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और कोशिश करें चीनी न डालें। चीनी अपने आप में एक बहुत बड़ा जहर है, इसमें सल्फर सबसे ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि सल्फर हमारी एयर में भी, जितने जो व्हीकल्स हैं उनसे जितनी गैसेस निकलती हैं उनमें सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो वायु के प्रति तो हम इतने सचेत हैं, सल्फर की तमाम टेस्ट और चेकिंग लगाते हैं गाड़ियों में भी, लेकिन सल्फर जो हमें शुगर से मिल रहा है उसकी तरफ हम लोग नहीं देखते। तो फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। लेग्यूम्स हैं, जिसमें ड्राइड बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, पीस, सोया मिल्क है, एंड सोया प्रोडक्ट्स। वैसे देखो, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरी अपनी जो नेचुरोपैथी की स्टडी है वो ये कहती है कि सोयाबीन जो है वो मनुष्य के पेट में पचता ही नहीं है। आप इस पे थोड़ा सर्च करना, मेरे को टाइम इतना नहीं था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि जितना टेम्परेचर सोयाबीन को पचने के लिए चाहिए उतना टेम्परेचर बॉडी में मनुष्य के नहीं होता। इसे केवल पृथ्वी पे एक ही प्राणी है जो पचा पाता है। मालूम है वो कौन है? वो है सुअर, पिग। कई कंट्रीज ऐसे हैं विदेशों के जहाँ पे सुअर का मांस खाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा सोयाबीन खिलाते हैं सुअरों को, जिससे उनके अंदर फ्लैश बढ़ता है, मांस बढ़ता है बहुत तेजी के साथ में। गाय को भी खिलाते हैं वो सोयाबीन। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, सोयाबीन निकाल के उसका तेल निकाल के बचा बचाया जो, जिसे हिंदी में खल कहते हैं, जो जानवरों को हम लोग खिलाते हैं सरसों वाली, वो सोयाबीन की वो बना के यहाँ पे दे देते हैं। क्या कहते हैं उनको? सोयाबीन की जो बनाते हैं, चाप। चाप भी कहते हैं, और उसको कुछ गोल गोल टाइप में आते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी। कुछ सोया बड़ी, पैकेट्स आते हैं वो। पागल है। सोयाबीन की बरी। हाँ, सोयाबीन की जो भी कुछ कहते हैं। तो वो एक जो जानवर खाया करते हैं, उससे भी नीचे की गिरी हुई चीज जो है यहाँ पे मिला के पैक करके बड़ा ब्रांड करके बेची जाती है, और लोग बड़े शौक से खाते हैं।
जो ना तो हमारे यहाँ पचता है और ना ही हमारे लिए वो शरीर के लिए सही है। ठीक है, इस पे सर्च करिएगा आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनसॉल्युबल फाइबर? वो फाइबर कौन सा है जो सॉल्युबल नहीं है? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे होल व्हीट ब्रेड। ब्रेड के नाम पे ही मैं आपसे निवेदन करूं बहुत विनम्रता के साथ कि ब्रेड जितनी बुरी कोई चीज नहीं है। ब्रेड के लिए पहले गेहूं को पानी में डाल के एक तरीके से सड़ाया जाता है, जिससे तमाम सारे विटामिन और तमाम सारी चीजें निकल जाती हैं। ब्रेड को एक बार बनते हुए अगर आप देख लेंगे तो शायद कभी खाएंगे नहीं। और फिर इसको, सर ब्राउन ब्रेड भी। अरे ब्राउन ब्रेड और ग्रीन ब्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेड तो ब्रेड ही है ना। आप ये कहें कि हम अंडा खाते हैं मुर्गा नहीं खाते, तो मुर्गा बनता है अंडे से, तो बढ़िया है, मुर्गा खा लो। एक मुर्गा कम से कम 5-7 लोग तो खा लेंगे, एक आदमी 5 अंडे खा लेगा और वो कहेगी हम तो वेजिटेरियन है, तो ये चीज गलत है ना। तो ब्रेड जो है इसको थोड़ी देर आप दूध में छोड़ दो और उसके बाद उसके जरा क्रिस्टल्स को छू लो, तो आटा जैसे हाथ में कम से कम उसके जो क्रिस्टल हैं वो टकराते महसूस होते हैं। ये बिल्कुल उसमें मिल जाएगा, रोवा रोवा हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में, हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स में जो ब्लड ट्रेवल करता है उसमें क्या होता है कि इस तरीके के जो सूक्ष्म पदार्थ हमारी बॉडी में जाते हैं वो हमारी आंतों से चिपक जाते हैं, और आंतों से चिपकने के बाद हमारी आंतें जो एब्जॉर्प्शन में काम करती हैं वो नहीं कर पाती प्रॉपरली, और फिर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें हमारे अंदर खड़ी होने लगती हैं। इसलिए रफेज को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर इस तरीके से जो चिपकी हुई चीजें, स्टिकी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, उन्हें साफ कर देता है। ठीक है, सफाई का काम करता है। और ब्रेड खाने की किन्हें जरूरत है? वेस्टर्न लोगों को, जहाँ पे गेहूं उग ही नहीं पाता, या जहाँ पे उनके यहाँ चक्की तो है नहीं जो आटा पिसवाएं, और दूसरा ये भी नहीं है उनके घर में कि वो उस पे गैस पे रख के रोटियां बनाए। रोटी जानते ही नहीं क्या है, पूरी क्या, पराठे क्या, जानते ही नहीं है। वो तो केवल ये जानते हैं ब्रेड ले आओ, उसमें आलू भर लो, उसमें थोड़ा सा ये भर लो, वो भर लो, और ब्रेड पकौड़े बना लो, ये तमाशा कर लो, वो तमाशा कर लो। आपके यहाँ किस चीज की कमी है? सब कुछ 100% प्योर है। और जब गेहूं को पानी में डाल के 1-2 दिन डाले रखा जाए, उसके बाद उसका लिक्विड बनाया जाए, पेस्ट बनाया जाए, और उसके बाद फिर उसे हीट किया जाए एकदम, और फिर इस तरीके का शेप बना के उसे पैक किया जाए, तो उसकी सारे जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं, दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स तो पानी में चले गए। रहे बचे वो ठंडा गर्म करने में चले गए, एकदम ठंडा फिर एकदम गर्म, तो उसमें खत्म हो गए। रहा बचा जो कचड़ा, वो आपके पास आ गया, अब इसे आप भर लो अपना पेट। पेट तो भर सकते हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ठीक। तो अब ये रह गए बाकी के सेब। तो कृपा करें आप लोग सेब ज्यादा ना खाएं। एक सेब के बदले, जो आज 150-150 रुपए किलो सेब चल रहा है, तो 30-40 रुपए की ब्रोकली आ रही है, आप उसे खाओ। और अमरूद बहुत सुंदर आ रहे हैं, उन्हें खाओ। चीकू आ रहा है, उन्हें खाओ। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं। स्ट्रॉबेरी देखिए, ये जिनको मानसिक प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रॉबेरी उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वही है कि आप वही ना करें। मैं फिर बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि शादी में जाए स्ट्रॉबेरी मिल जाए, अब वहां पे तो वो रखी है बेचारे ने सजा के, भाई आप 1-2 खाएंगे, आप कहेंगे सर ने बताया था ये बहुत अच्छा है, तो आधा किलो आप अकेले खींच जाए। ओवर न्यूट्रिशन आप जानते हैं फिर क्या हाल होगा, है ना। तो कृपा करें थोड़ी सी। लेंटिल्स आप जानते ही हैं। अब क्या होता है हमारे यहाँ मक्का जो मिलती है, मक्का के वो आते हैं, आप लोग सुबह दूध में डाल के क्या कहते हैं उसको? कॉर्नफ्लेक्स सर। कॉर्नफ्लेक्स, यस। तो कॉर्नफ्लेक्स भी प्लाजो ही है, जो फ्रांस से जाके और हिंदुस्तान में आ गया। मक्के के सत्तू नहीं खाएंगे आप खाएंगे साहब कॉर्नफ्लेक्स। हम कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, ओट्स भी सर। ओट्स खा रहे हैं। ये सब विदेशों से घूम फिर के यहाँ पे पैक करके आपको दे दिए। आलू जिसका रेट 20-25 रुपए किलो है, उसी के चिप्स बना के आपको दे दिए, तो 100 ग्राम चिप्स आ रहे हैं 30 रुपए के, 40 रुपए के, 25 रुपए के। वो 20 किलो वाला आलू 400 रुपए किलो हो गया, है ना। तो आपको आनंद भी आता है, स्टेटस अच्छा लगता है कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि
वो आमिर खान या सलमान खान टीवी में दिखाई दे रहा है कि उसी वजह से उसकी मसल बनी है ना। तो आप आमिर और सलमान मत बनो, ये इन्हें रुपए मिलते हैं इसके, इसलिए खाते हैं, दिखाते हैं, खाते वास्तव में वो भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम आ जाएं, व्हाट इज इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या है? इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्पीड अप द टाइम दैट फूड पासिस थ्रू द गट। तो वो क्या करता था सॉल्युबल, वो स्पीड को स्लो करता था, और ये क्या करता है, स्पीड को फास्ट करता है। तो इनसोल्यूबल ये वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, और सोल्यूबल क्या करता है, वाटर में एब्जॉर्ब होता है। इनके डिफरेंसेस को यहाँ पे समझ के चलिए। Insoluble fiber includes cellulose, hemicellulose, and lignin, which make up the structural part of the plant cell walls. A major role of insoluble fiber is to add bulk to faces and to prevent constipation and associated problems such as hemorrhoids. तो देखिए, इसका भी रोल वही है, वो स्लो करता है, ये फास्ट करता है, वो घुल जाता है, ये नहीं घुलता है, और ये भी प्लांट से हमें मिलता है। और ये क्या करता है कि हमारे जो फेसिस हैं, जिसे हम सरल शब्दों में कहें तो लेट्रिन, है ना, तो उसको ये वैसा करता है, सॉलिड बनाता है। अदरवाइज ज्यादा पतली होगी तो फिर प्रॉब्लम आने लगेगी, पेट में भी इरिटेशन और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कंज्यूम करने चाहिए वो नहीं कर पाएगी, और इससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, और कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे तमाम बीमारियों में बढ़ेगी, और इससे हेमोराइड्स तक होने लगेंगे, मतलब ब्लीडिंग तक होने लगेगी, है ना। तो इसको ध्यान रखिए। आ, किसी का मैसेज आ रहा है कि पढ़ते पढ़ते अगर नींद आने लगे तो क्या करें, है ना। तो भाई साहब, नींद अगर आएगी तो आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो तो आएगी, उसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता। नींद आ जाए तो आराम से सो जाए, बहुत अच्छा है। और पढ़ाई अगर आपको नींद ला रही है तो ये तय मानो कि जिंदगी भी आपको नींद ही देगी वापसी में। पढ़ाई में इंटरेस्ट इसका मतलब नहीं आ रहा है, इस वजह से नींद आ रही है, तो आप आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा यह जाता है कि योगी जब दुनिया सो रही होती है उस समय योगी जाग रहा होता है, और जो जागते हुए सपने देखता है वो सफलता को प्राप्त करता है। और इसे आप ये भी मत मान लेना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है तो आप बिल्कुल सो जाइए, आपका कतई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन भी आपको ये मिल जाएगा। नींद इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये उनसे पूछिए जिन्हें आती नहीं है, और टेबलेट भी खाते हैं नींद की, उसके बाद भी नींद नहीं आती। और मैं नींद के बारे में एक चीज और बता दूं, कि जिनकी एज 50+ है उन्हें नींद अपने आप ही नहीं आती। अब वो लोग कहें कि हम 6 बजे जग जाते हैं, तो आप ऐसा मत मानना कि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, या आप बहुत आलसी हैं, आप बहुत मक्कार हैं, आपकी आदतें बहुत गलत हैं। ऐसा नहीं है। उनके अंदर बॉडी में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज रुक चुकी हैं, और आप जो 15 16 17 18 20 साल की एज में आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और सब कुछ चाहिए, और नींद बहुत चाहिए, क्योंकि नींद में ही असली बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। अंधेरे में ही बीज पैदा होता है, उजाले में नहीं। इसलिए उस बीज को पृथ्वी की मिट्टी के अंदर दबाने की जरूरत है। आप जब अपने सो जाते हैं तो आपकी तन मन सब स्वतंत्र हो जाते हैं, आपका शरीर कहीं अलग होता है, आत्मा कहीं और विचरण कर रही होती है, और आपके सपने कुछ और आ रहे होते हैं, आपको पता है ना। सर तो मैंने अभी के लिए नहीं बोला नींद की। हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ मैंने अभी के लिए नींद की नहीं बोला। अच्छा अच्छा, चलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी अगर नाइट में नींद आए तो हम उसके लिए सेंटा फ्रूट खा सकते हैं, वो नुकसान तो नहीं करेगी ना। नहीं देखिए, वैसे तरीका ये है कि जो सही बात है वो ये है, जो रिकमेंडेड है वास्तव में नेचुरोपैथी में, वो ये है कि सूर्य यस सर। अस्त होने के 1 घंटे बाद तक खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद में रात को 10 11 बजे अगर आप खाना खाते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। देखो, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसका सूर्य से संबंध है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है सर आपकी बॉडी भी डल होने लगती है,
और उस समय अगर आपने खाना खाया तो सही से पचेगा नहीं, तो रात भर जो बॉडी में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होना था वो नहीं हो पाएगा, वो एनर्जी खाने को पचाने में ही लग जाएगी। इसलिए शाम का खाना जितनी जल्दी हो खा लेना चाहिए। और ये कहा जाता है कि सुबह का खाना आप राजा के समान खाएं, मतलब खूब खाएं, जितना ज्यादा खा सकते हैं खा लें, बहुत अच्छा खाएं। दोपहर का खाना थोड़ा सा कम मतलब खाएं। कंजूसी कंजूसी के साथ खाएं, कम खाएं। और शाम का खाना भिखारी की तरह खाएं, मतलब बहुत कम, जिससे काम चल जाए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, है ना। और यहाँ पे क्या यस होता सर। है कि रात को 11 बजे खाना खाते हैं, 12:30 बजे सोते हैं। और क्लॉक हमारी जो है उसमें मैं आपको अगर चाहिए तो मैं एक सिस्टम दे दूंगा कि कितने बजे से कितने बजे तक लीवर काम करता है, कितने बजे से कितने बजे तक हार्ट काम करता है, कितने बजे तक किडनीज काम करती हैं। और जब हार्ट, लीवर और किडनीज का काम होता है रेस्ट का, उस समय आप काम देते हैं, और जब काम होता है तब आप रेस्ट करते हैं। तो ये गलत है ना। हमारी यस दिमाग सर। में जो शक्ति है वो जागृत, उसका जागरण काल जो है सबसे ज्यादा होता है 3:30 बजे से लेके 4:30 और 4:40 तक। इस बीच में अगर कोई जगता है तो उसका इनर सेंस बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो मैं यस आगे सर। बढ़, देखिए ओके। सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स क्या हैं। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, क्विनोना, ओट्स, बार्ले एंड व्हीट, होल व्हीट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। आप इन्हें याद कर लो बस, और सब झंझट छोड़ो। ग्रेन्स जो भी आपको मिलते हैं, केवल गेहूं पे नहीं, आप पूरे साल गेहूं की रोटी के अलावा कुछ खाते नहीं, है ना। और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो आपको पसंद है केवल वही खाते हैं, वो खाते नहीं है जो सीजन पे आते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी भी टच करती तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस समय आप शकरकंदी भी आ रही है, चाहे कच्ची खाना या उसको उबाल के खाना या पका के खाना। आलू भी आप उबले और वैसे ले सकते हैं। ब्रोकली आ रही बहुत अच्छी, गाजर खूब आ रही है, 20 रुपए किलो है, और गाजर की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत बड़ी है। और सबसे ज्यादा दमदार अगर कोई चीज है तो वो ये है। ये क्या है आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं इसे, कोई बताइए। यस सर, आंवला। आमला। आंवला। आंवला। आंवला इतनी बेहतरीन चीज है कि आपके बाल झड़ने से लेके विटामिन सी से लेके सारे मिनरल्स और सब कुछ इसमें मिलते हैं। और इतना जबरदस्त है कि आप संतरे खाएंगे इतने महंगे 2 किलो, और 3-4 आंवले खा लें, उससे कई गुना ज्यादा सब कुछ आपको मिलेगा। कभी मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप में से किसी ने कच्चा आंवला खाया होगा। खाया किसी ने? मैंने खाया है सर। चलिए, खाया तो बहुत अच्छी बात है, खाइए। सर सर में आंवले का डालना। देखो, आंवले की तमाम चीजें जो आती हैं उसमें ये बना हुआ होता है, तो प्रोसेस्ड आंवला मत खाइए। कच्चा आंवला मिल जाए आप उसे खाइए, उसकी चटनी बना लीजिए, उसके साथ खाइए, वो सब चीजें यूज करिए, बेहतर है। सर ठीक। रामदेव बाबा भी तो वो आता है उनकी एक सीसी में जो आंवला का। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं कि रामदेव बाबा हो या कोई विदेशी बाबा हो, ये बोतलों वाले जो हैं ये सब बिजनेस वाले हैं। जब आपको मार्केट में बिल्कुल तोड़ा हुआ मिल रहा है तो आप क्यों उसे ले रहे हैं भाई। आंवले का चूर्ण आता जी है, सर। यस सर। आता है ना। कैसा कलर होता है हाँ। उसका, कलर कैसा कुछ होता है। ऐसा होता है चॉकलेटी से कलर का। चॉकलेट ही नहीं, हल्का पीला टाइप का होता है यस ना। सर। और आंवले को अगर आप घर पे सूखो, उसको काटने के बाद में, तो उसका चूर्ण कैसा बनेगा, थोड़ा मालूम है किसी को। ग्रीन सा। ग्रीन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल काला हो जाएगा वो सूखने के बाद में। हाँ, डार्क ग्रीन सा। अब बाबा रामदेव क्या करते हैं कि उन्होंने 200 किलो या 400 या 500 किलो आंवला लिया और भट्टियों में डाला। जो आंवला अभी बिल्कुल हरा था और जो बिल्कुल मतलब जिसके अंदर पल्प था, पानी था खूब सारा, वो भट्टियों से उसका सुखो देते हैं, कुछ एक घंटों में आंवला पूरी तरह सूख जाता है, उसमें पानी कतई नहीं रह जाता। अब आप एक बात यस सर। बताना, प्रकृति ने एक उसको बनाया फ्रूट को, और उस फ्रूट को बनाने से लेके आपके खाने तक पहुंचने में उसे महीने का टाइम लगा, 2 महीने का, 1 महीने का। उसके बाद अगर यस सर। आम पकेगा या केला पकेगा तो उसे 5-10 दिन पकने में लगेंगे। हम्म। और केले को क्या करते हैं, स्टोर में भरने के बाद गैस उसमें छोड़ी, सुबह सारे पक गए। तो ये जो जबरदस्ती का काम होता है ना, ये खराब है। तो बाबा रामदेव कच्चा लेते हैं, सुखाएगा कौन धूप में, ड्रायर्स में डाला,
और वो 2 घंटे बाद सूख के बाहर निकल आए, उनको चूर्ण बनाया और पैक करके आपको दे दिया। आप ऐसा मत करिए। आपको अच्छी जी तरह सर। पता है, आपको सभी को अच्छी तरह पता है कि मुर्गी अगर अपने बच्चे को जल्दी पैदा करने के लिए अंडे को तोड़ ले तो क्या होगा? मर एक जाएगा। मौत मौत होगी, बच्चा नहीं होगा। इसी तरीके से जी सर। कोई भी दाना है, उस दाने को आप जमीन में डाल दो, वो दाना कब पैदा अंकुरित कब होगा? जब उसका सीजन जब वो आएगा। प्रॉपरली तरीके से। बिल्कुल, जब सीजन आएगा। अगर गर्मी का टाइम वाला कोई पौधा या कोई बीज है तो पूरे 5-6 महीने जमीन में पड़ा रहेगा, लेकिन उससे पौधा अंकुरित नहीं होगा। और आप भी प्रॉपरली क्या है, तरीके से नहीं होगा। सारी कंडीशन जब उसे पॉजिटिव मिलेंगी तभी वो पैदा होगा, अदरवाइज वो पैदा नहीं होगा। और जी ये क्या सर। करते हैं कि आंवले को चूर्ण पैदा कर देंगे 2 घंटे में। तो हम्म। जबरदस्ती जहां भी होगी वो गलत होगी। इसलिए आप प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस किसी भी चीज से बचिए, अगर आपको वो मिल रहा है तो। दुनिया में पैदा ही नहीं जी होता बहुत जगह काम, हिंदुस्तान में सर, सब चीज। इसको हेयर में लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप हेयर में क्यों लगाओगे? मुंह से क्यों नहीं खाती है जो पेट से पच के हेयर तक जाएगा? सर, मुंह से भी खा लेती हूँ, पर पूछ रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आंवला का तेल आता है, इतना महंगा आता है, यस सर। ब्राह्मी आंवला केस तेल। ब्राह्मी जानते हैं आप लोग क्या होती है? किसी ने ब्राह्मी का वो देखा नहीं होगा पौधा, किसी ने देखा नहीं था सर। मतलब। तो ओहो। ब्राह्मी जो होती है बड़ी रेयर ये मिलती है, जड़ी बूटी होती है कोई? जड़ी बूटी होती है। एक ब्राह्मी होती है, एक शंखपुष्पी होती है। शंखपुष्पी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और ब्राह्मी जो है वो आपकी त्वचा और इन तमाम चीजों के लिए। तो आपको अगर वो चीजें साक्षात मिली जा रही हैं तो जी काहे के लिए आप 200 ग्राम तेल में 2 ग्राम ब्रह्मी मिली होगी तो उन्होंने उसके रेट बना दिए 500 रुपए। के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं आप? है ना? जी सर। प्योर लीजिए, प्रोसेस नहीं। ओके, मैं आगे बढ़ूँ। ओके। तो इससे क्या होता है, एक तो वेट मैनेजमेंट होता है, और ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट है, हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है। हार्ट में आपको मालूम है एलडीएल कंट्रोल होगा, तो हार्ट के जो डिजीज हैं वो कंट्रोल होंगी। गट माइक्रोबाइटा, ये भ्रंगराज वगैरह आप लोग छोड़िए इन चीजों को, जो बेफालतू में टहलाने बहलाने वाली चीजें हैं। जितनी नेचुरल चीजें आपको मिले, डाइवर्सिफाइड खाइए आप, और जितना बेहतर जो कुछ प्राकृतिक रूप से मिल रहा है वही बेस्ट है। और शायद आपको ना पता हो, बाघवट ऋषि जो थे 125 साल तक जिंदा रहे थे। उसके बाद में उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, शरीर बीमार नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने आत्म स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया था। जिसमें जैन लोग अगर कोई हैं तो वो जानते हैं, उसे संथारा कहते हैं। जब कोई अपनी स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करता है। तो उन्होंने 2 बुक्स लिखी जिनका नाम है, एक अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहम, जो आयुर्वेद में बीएमएस वगैरह जो डॉक्टर्स करते हैं उनमें पढ़ाया भी जाता है। पतंजलि और भागवत की, जो पतंजलि का योग सूत्र और भागवत का अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्राम, जिसमें उन्होंने सभी बीमारियों के बारे में, आपके शरीर के काम करने के बारे में, आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के मिनट टू मिनट कब क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर की अगर हमारे उसमें कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। और वेट मैनेजमेंट में हमारा, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वेट इसमें बढ़ता है, और अदरवाइज प्रॉपर लेते हैं तो मेंटेन रहता है। क्रोनिक डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, इससे डायबिटीज और उससे रिलेटेड जो कैंसर्स हैं वो भी बढ़ते हैं। एंड पॉसिबली इट विल बी द लास्ट स्लाइड, और एक्स इज और लास्ट। अगर अधिकता होती है तो वो भी दिक्कत है। देखो, अ, हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी का मतलब कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो हम लोगों ने सभी ने सीखा है वो ये है कि जिसे कहते हैं कि एक शब्द होता है कोई, उसको आगे उसमें सर्वदा वर्जते, अति सर्वदा वर्जते, ऐसा ही कुछ शब्द है कि अति जो है वो हमेशा वर्जित होती है। ना तो अति की कमी होनी चाहिए,
और ना अति का अधिक होना चाहिए। तो इनको हमें मैनेज करके रखना है। इसके साथ में ये लास्ट स्लाइड थी। आज का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही मैं फिर आप सभी को एक बार धन्यवाद दूंगा ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिएगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी सर आपने जो बोला था जैसे कि अंडे उसमें आते हैं, मीट में नहीं आते। कल बोला था मीट में नहीं आते, आज बोल रहे थे कि मीट में आते हैं, तो क्या मैं हुआ सर? मैंने तो कल भी नहीं बोला कि मीट में नहीं आते। अगर मैंने ऐसा बोला आज है, तो बोला था सर खाते हैं बहुत से लोग और बहुत से लोग नहीं खाते। तो बहुत से लोग खाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम मतलब मीट नहीं खाते। तो ये चीज बोल रही थी ना आपने। मैंने कल भी ये बोला था कि बहुत लोग कहते हैं कि हम अंडा खाते हैं, अंडा जो है वेजिटेरियन होता है। और मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा कोई कहता है तो ये ठीक वैसा ही है कि आप आंखें बंद कर लो और चिकन भी खा लो और कह दो कि वो तो हमारे मुंह से अंदर चला गया, हमने खाया ही नहीं चिकन, है ना। तो अंडा जब और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक अंडा आप अगर 5 अंडे खा लेते हो तो एक मुर्गा 5-6 लोग खा लेंगे, मुर्गा खा लेना ज्यादा अच्छा था। तो मैंने ये नहीं कहा कि अंडा वेजिटेरियन है। मैं हमेशा कहता हूँ अंडा वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता और है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक डिबेट बहुत पुरानी है जो हमेशा चलती है और चलती रहेगी कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। अब इस चक्कर में अगर आप पढ़ो तो जरूर आपके लिए थोड़ा दिमागी कसरत हो सकती है। सर 25 वाला एग्जाम ओएमआर बेस पे होगा या कैसे, ऑनलाइन किस टाइप से होगा? वो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से OMR बेस्ड ही होगा। फिलहाल उससे और सर पहले 8 तारीख इंग्लिश को में हुआ एग्जाम या है। नहीं हिंदी में हुआ वो पेपर? जैसे हाँ आप सर। पढ़ाते तो इंग्लिश में आता है तो फिर वो हिंदी में हुआ या फिर इंग्लिश में? क्या, दोबारा वो बताइए। तो दोनों में ही होगा ना सर। हाँ, पेपर दोनों में ही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। नहीं सर, आप जो 25 को बोले तो 25 फेब को उसका पूछ रही थी मैं। उसमें क्या पूछ रहे हैं आप? 25 का सर पूरा प्रोसेस पूछना था मुझे, किस टाइप से होगा वो ऑनलाइन एग्जाम? देखिए 25 का ऑनलाइन नहीं है, 25 का यूनिवर्सिटी का एग्जाम है ऑफलाइन मोड में, इसे ध्यान रखिए आप। 25 मार्क्स का जो इंटरनल होता है उसकी बात कर रहे हैं आप, नो या यस सर, सर। 20? वो ये बोलना चाह रहे हैं जो 25 को आप ऑनलाइन कराना चाह रहे थे। 25 को, अब यहाँ पे बात को समझना, एक तो 25 है ना, इसमें हाँ। एग्जाम पॉसिबल। तो वो एग्जाम अगर कोई है तो वो यूनिवर्सिटी का होगा। नहीं और सर, वो आप 25 जनवरी को ऑनलाइन कराना चाह रहे थे, आपने कल बोला था ना, वो उसकी नहीं, बात कर रही हैं। 25 जनवरी को ऑनलाइन का हमने नहीं बोला। आप लोग थोड़े से मिसगाइड हो रहे हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सेंट जॉन्स से हैं क्या? नहीं सर, आगरा कॉलेज। अच्छा, सेंट जॉन्स में 25 फरवरी को 11 बजे एक उन्होंने टेस्ट रखा है, और वो टेस्ट कैसे होगा, गूगल फॉरम से होगा, कैसे होगा, वो वही लोग जान सकते हैं। और उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। इसकी बेटी है। जिनके बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं वो प्लीज अपने माइक्रोफोन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। And I once again thank you all for joining this session. If you have more questions, you can keep continue. I am just stopping the recording from here. Thank you all for joining. थैंक यू सर। थैंक यू।